चलिए भाई देखते हैं बिहार की राज्य व्यवस्था। बिहार की राज्य व्यवस्था से पहले हम लोगों ने बिहार का इतिहास कंप्लीट कर चुके हैं। उसमें प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक बिहार का इतिहास तीनों कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद बिहार का भूगोल हम लोगों ने देखा। बिहार के भूगोल के बाद हम लोगों ने जो है बिहार की इकोनॉमी देखी, अर्थव्यवस्था देख ली। तो बिहार की अर्थव्यवस्था भी कंप्लीट कर चुके हैं। इसके अलावा बिहार में पर्यटन, जनगणना आदि हम देख चुके हैं सारी। तो अब हम जो देखेंगे वो देखेंगे बिहार की राज्य व्यवस्था, और इसके अलावा एक और टॉपिक रह जाएगा बिहार की कला और संस्कृति। तो उसके साथ ही आपका बिहार की जीके कंप्लीट हो जाएगी भाई। चलो जी, तो करते हैं स्टार्ट भाई। देखते हैं क्लास को, बिहार की राज्य व्यवस्था। यदि आप लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर लो, और वीडियो को लाइक तथा शेयर भी कर दिया करो। तो राज्य व्यवस्था की अगर हम बात करें, वैसे आपका ये 7वां चैप्टर है इस बुक का, तो इसको देखेंगे। इसके बाद एक चैप्टर और आपको देखने को मिलेगा इसमें। तो पृथक बिहार प्रांत के गठन की घोषणा कब की गई? तो जो तीसरा दिल्ली दरबार लगाया गया था 1911 में, उसमें इसकी घोषणा की गई थी। तत्पश्चात 1912 में पृथक बिहार राज्य का गठन कर दिया गया था। इसके बारे में हम पीछे भी बात कर चुके हैं। पृथक बिहार राज्य में प्रथम विधानसभा का चुनाव 1937 में हुआ, और विधानसभा के लिए 152 तथा विधान परिषद के लिए 30 सीटें निर्धारित इस समय की गई थी। इसके अलावा राज्य में 152 में से जो 70 क्षेत्र थे, 70 सीटें, 70 निर्वाचन क्षेत्र सामान्य नागरिकों के लिए रखे गए। इनमें से 15 अनुसूचित जातियों के लिए यानी कि एससी के लिए, और 7 सीटें रखी गई एसटी के लिए। इसके अलावा 39 जो सीटें रखी गई थी वे मुस्लिमों को दी गई, और 4 सीटें महिलाओं तथा 2 आंग्ल भारतीयों के लिए भी सीटों का प्रावधान किया गया। इसके अलावा 2 यूरोपीय समुदाय और 13 विशिष्ट क्षेत्र के लिए शामिल की गई, जैसे व्यवसाय, उद्योग, भूस्वामी, शिक्षक आदि के लिए सुरक्षित इसमें की गई थी। यानी कि कुल मिलाकर आरक्षण उनको दिया गया था। चुनाव में 98 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की, और 20 जो सीटें थी उन पर मुस्लिम लीग को जीत हासिल हुई 1937 के चुनाव में। 1937 में जो पहले आम चुनाव हुए तो उनमें कांग्रेस को 98 सीटें प्राप्त हुई थी, मुस्लिम लीग को 20 सीटें केवल मिली। कांग्रेस को सरकार बनाने का निमंत्रण मिला, लेकिन श्री कृष्ण सिंह ने कांग्रेस पार्टी के आदेश पर पद ग्रहण से पूर्व सरकार से राजनयिक स्वायत्तता का आश्वासन मांगा। आश्वासन नहीं मिलने पर श्री कृष्ण सिंह ने मंत्रिमंडल गठन करने से इनकार कर दिया था, जिस कारण तत्कालीन गवर्नर जो थे उस समय के इंडिपेंडेंट पार्टी के मोहम्मद यूनुस को, गवर्नर के द्वारा, इंडिपेंडेंट पार्टी थी मोहम्मद यूनुस की, तो उनको मार्च 1937 ईस्वी में एक कार्यकारी सरकार बनाने का दायित्व सौंपा। इस प्रकार सरकार का गठन मोहम्मद यूनुस सरकार का गठन करके मोहम्मद यूनुस जो थे वो बिहार के पहले मुख्यमंत्री बने। तो बिहार के सबसे पहले मुख्यमंत्री कौन थे ये भी आपको याद रखना है। मोहम्मद यूनुस जो थे बिहार के सबसे पहले मुख्यमंत्री बने, लेकिन गवर्नर और कांग्रेस के मध्य सहमति होने पर 20 जुलाई को फिर से क्या हुआ, 1937 में श्री कृष्ण को सरकार बनाने का निमंत्रण दिया गया, और बिहार में पहली बार कांग्रेस की सरकार बनी श्री कृष्ण के नेतृत्व में। तो श्री कृष्ण सिंह जो थे बिहार के मुख्यमंत्री बने। उस समय मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता था भाई। चलिए, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किए गए, और विधानसभा में 23 जुलाई 1937 को श्री रामदयालु सिंह को अध्यक्ष बनाया गया विधानसभा का, और प्रोफेसर अब्दुल बारी को उपाध्यक्ष चुना गया था। 1939 की बात करें तो 1939 में दूसरे विश्व युद्ध में कांग्रेस के सहमति के विरुद्ध भारत को शामिल करने के मुद्दे पर कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया, और विधानसभा भंग कर दी गई। 1939 से 1945 तक विधानसभा का गठन नहीं हो सका, क्योंकि दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। इसके बाद 1935 ईस्वी के अधिनियम के आधार पर 1946 ईस्वी में पुनः चुनाव हुए। तो 1937 के बाद, 1937 के बाद 1946 में फिर से चुनाव हुए, और इन चुनाव में अप्रैल 1946 ईस्वी में श्री कृष्ण सिंह ने कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करते हुए मुख्यमंत्री पद संभाला था। किसका? बिहार का। इस विधानसभा द्वारा 39 सदस्यों को विधानसभा के लिए चुना गया। इसमें सरोजिनी नायडू और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तथा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और जगजीवन राम आदि इसके प्रमुख रहे इस सरकार में। स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव 1952 में हुआ था, जिसमें बिहार विधानसभा के 330 सीटों के लिए चुनाव हुए।
और स्वतंत्र बिहार के पहले मुख्यमंत्री भी कौन बने? तो श्री कृष्ण सिंह ही स्वतंत्र बिहार के पहले मुख्यमंत्री बने थे। भारतीय संविधान के भाग 6 और अनुच्छेद 152 से लेकर 237 के अंतर्गत राज्य सरकारों और उनकी कार्यकारी का या कार्यप्रणाली का वर्णन किया गया है। तो उसी को देखेंगे अब। बिहार राज्य की शासन व्यवस्था किस प्रकार से चलती है? तो देखिए, सबसे पहले देखेंगे राज्य की विधायिका। राज्य की विधायिका की अगर बात करें तो इसमें राज्यपाल आएंगे, विधान परिषद और विधानसभा इसमें शामिल रहती हैं। इसके अलावा राज्य की कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद और प्रशासनिक पदाधिकारी भी इसमें शामिल किए जाते हैं। स्थानीय स्वशासन में पंचायती राज और नगर प्रशासन को शामिल किया जाता है, जो गांव की सरकार और नगरों की सरकार होती है। तो सबसे पहले राज्यपाल की बात कर लेते हैं। राज्यपाल की अगर हम बात करें तो राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। राज्यपाल को विधायी कार्यपालिका और न्यायपालिका संबंधी अधिकार प्रदत्त किए गए हैं या दिए गए हैं। इन अधिकारों का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 152 और 162 में किया गया है कि राज्यपाल कार्यपालिका का प्रमुख होगा और एक न्यायपालिका का भी ये आपका प्रमुख होता है। राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख होता है, लेकिन वह मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है। राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्यपाल प्रत्यक्ष रूप से कार्यपालिका का प्रधान हो जाता है। अब तक बिहार में 8 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। राष्ट्रपति शासन किस आर्टिकल के तहत लगेगा? तो राष्ट्रपति शासन जो लगता है वो आर्टिकल 356 के तहत, आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन की घोषणा की जाती है। तो बिहार में राज्यपालों की सूची अगर हम बात करें, सबसे पहले बिहार के जो राज्यपाल बने वे सर जेम्स शिफ्टन थे, जो 11 फरवरी 1935 से लेकर 10 मार्च 1937 तक रहे। दूसरे बने सर मोरिस गोर्नियर हिलेट, 11 मार्च 1937 से 15 मार्च 1938 तक रहे। सर थॉमस अलेक्जेंडर स्वेवार्ट 6 अगस्त 1939 से लेकर 2 फरवरी 1943 तक रहे। सर थॉमस जॉर्ज रदरफोर्ड की बात करें तो 3 फरवरी 1943 से लेकर 6 दिसंबर 1943 तक इन्होंने अपना पदभार संभाला। और सर फ्रांसिस मुंडी ये कार्यकारी थे, जो 7 सितंबर 1943 से लेकर 30 अप्रैल 1944 तक रहे थे। सर थॉमस जॉर्ज रदरफोर्ड की बात करें तो 24 अप्रैल 1944 से लेकर 12 मई 1946 तक रहे। और सर हफडो 1946 यानी कि 13 मई 1946 को ये बने और 14 अगस्त 1947 तक ये अपने पद पर रहे थे। तो इस प्रकार से ये आप बिहार के जो है राज्यपाल रहे आजादी से पहले। आजादी के बाद जब देश आपका स्वतंत्र हुआ तो उस समय कौन कौन राज्यपाल थे उनके बारे में बात करेंगे। जयराम दास दौलतराम ये बिहार के पहले, स्वतंत्र बिहार के पहले राज्यपाल बने 15 अगस्त 1947 को, और 11 जनवरी 1948 तक ये पदभार पर रहे अपने। माधव श्री हरि अन्य की अगर बात करें तो 12 जनवरी 1948 को ये इन्होंने पदभार संभाला और 14 जून 1952 ईस्वी तक ये बिहार के राज्यपाल रहे। आर दिवाकर की बात करें तो 15 जून 1952 से लेकर 5 जुलाई 1957 तक ये रहे। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो देश के राष्ट्रपति भी रहे फिर बाद में, 6 जुलाई 1957 को बने और 11 मई 1962 तक रहे। MAS अयंगर की बात करें तो 12 मई 1962 से लेकर 6 दिसंबर 1967 तक रहे। और नित्यानंद कानून गो 7 दिसंबर 1967 से लेकर 20 जनवरी 1971 तक अपने पद पर रहे। न्यायमूर्ति UN सिन्हा की अगर बात करें तो ये पदासीन थे। 7 दिसंबर से लेकर 7 दिसंबर 1967 से लेकर 20 जनवरी 1971 तक रहे थे कानून को। और न्यायमूर्ति UN सिन्हा की अगर हम बात करें तो 21 जनवरी 1971 को बने और 31 जनवरी 1971 तक ये रहे थे भाई। देवकांत बरुआ 1 फरवरी 1971 से लेकर 4 फरवरी 1973 तक रहे। रामचंद्र धोंडिब्बा भंडारे इनका नाम था, ये 4 फरवरी 1973 से लेकर 15 जून 1976 तक रहे। जगन्नाथ कौशल की बात करें तो 16 जून 1976 से लेकर 31 जनवरी 1979 तक रहे। न्यायमूर्ति KBN सिंह पदासीन रहे, क्योंकि इस टाइम पे राज्यपाल नहीं थे, तो आपका हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वे पदभार संभालते हैं। तो 31 जनवरी 1939 से लेकर 19 सितंबर 1939 तक रहे। अखलाक उर रहमान किदवई ये पहली बार बने और तो ये रहे कब तक, 20 सितंबर 1939 से लेकर 79 से लेकर 15 मार्च 1985 तक रहे। इसके बाद P वेंकट सुबैया 15 मार्च 1985 से 25 फरवरी 1988 तक ये रहे। और गोविंद नारायण सिंह की बात करें तो 26 फरवरी 1988 से लेकर 24 जनवरी 1989 तक ये रहे। न्यायमूर्ति दीपक कुमार सेन ये पदासीन रहे, तो 24 जनवरी 1989 से लेकर
28 जनवरी 1989 तक ये रहे। आर.डी. प्रधान की बात करें तो 29 जनवरी 1989 से लेकर 2 फरवरी 1989 तक रहे। जगन्नाथ पहाड़िया 3 मार्च 1989 से 2 फरवरी 19 तक 1990 तक रहे भाई। इसके बाद न्यायमूर्ति जी सोहोनी ये पदासीन रहे 2 फरवरी 1990 से लेकर 16 फरवरी 1990 तक। मोहम्मद यूनिस सलीम की बात करें, मोहम्मद यूनिस सलीम 16 फरवरी 1990 से लेकर और ये रहेंगे 13 फरवरी 1991 तक। बी सत्यनारायण रेड्डी की बात करें तो 14 फरवरी 1991 से लेकर 18 मार्च 1991 तक रहे। मोहम्मद शफी कुरैशी 19 मार्च 1991 से 13 अगस्त 1993 तक रहे। अखलाक उर रहमान किदवई ये दूसरी बार बने, 4 अगस्त 1993 को बने और भाई 26 अप्रैल 1998 तक ये अपने पद पर रहे पूरे 5 साल के। सुंदर सिंह भंडारी की बात करें तो 27 अप्रैल 1998 को इन्होंने पदभार संभाला और 15 मार्च 1999 तक ये अपने पद पर रहे। न्यायमूर्ति बी एम लाल पदासीन रहे 15 मार्च 1999 से लेकर 5 अक्टूबर 1999 तक। सूरजभान की बात करें तो 6 अक्टूबर 1999 से लेकर 22 नवंबर 1999 तक रहे। विनोद चंद्र पांडे की बात करें तो ये भाई आपके 23 नवंबर 1999 से 12 जून 2003 तक रहे। एम आर जोइस 12 जून 2003 से लेकर 31 अक्टूबर 2004 तक रहे। वेद प्रकाश मारवाहा ये पदासीन थे 1 नवंबर 2004 से लेकर 4 नवंबर 2004 तक ये रहे जी। बूटा सिंह 5 नवंबर 2004 से 29 जनवरी 2006 तक इन्होंने पदभार अपना संभाला। अब बात करें गोपाल कृष्ण गांधी की तो 31 जनवरी 2006 से लेकर 21 जून 2006 तक ये पद पर रहे। आर एस गवई की बात करें तो 22 जून 2006 से 9 जुलाई 2008 तक रहे। रघुनंदन लाल भाटिया 10 जुलाई 2008 से लेकर 28 जून 2019 तक। देवानंद कुंवर 29 जून 2009 से लेकर 21 मार्च 2013 तक रहे। डी वाई पाटिल 22 मार्च 2013 से 26 नवंबर 2014 तक रहे। केसरी नाथ त्रिपाठी पहली बार बने, एक बार और बनेंगे 27 नवंबर 2014 से लेकर 15 अगस्त 2015 तक रहे। और रामनाथ कोविंद की हम अगर बात करें जो देश के राष्ट्रपति भी रहे बाद में तो 16 अगस्त 2015 से लेकर 21 जून 2017 तक इन्होंने पदभार संभाला बिहार का। केसरी नाथ त्रिपाठी ये दूसरी बार बने 22 जून 2017 से लेकर 3 अक्टूबर 2017 तक। इसके बाद बात करें केसरीनाथ हो गए भाई, ठीक है। सत्यपाल मलिक की बात करें तो 4 अक्टूबर 2017 से लेकर 22 अक्टूबर 2018 तक। और लालजी टंडन 23 अगस्त 2018 से 28 जुलाई 2019 तक रहे। फागू चौहान की बात करें तो 29 जुलाई 2019 से लेकर अभी तक ये पदभार इन्होंने संभाला बिहार का। भाई जाकिर हुसैन और रामनाथ कोविंद बिहार के ऐसे 2 राज्यपाल रहे जो आगे चलकर भारत के राष्ट्रपति भी बने। एक तो रामनाथ कोविंद थे और दूसरे जाकिर हुसैन। श्री फागू चौहान बिहार के 34वें राज्यपाल हैं। पदासीन की बात करें इसका अर्थ होता है उस राज्यपाल का पद खाली था एवं जब खाली पद हो तो राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति उस पद या राज्य के राज्यपाल का पदभार संभालते हैं। अब बात करेंगे विधान परिषद की। तो ये राज्यपाल के बारे में बात की। विधान परिषद की अगर मैं बात करूं तो बिहार राज्य की विधायिका द्विसदनीय यानी कि इसमें 2 सदन हैं। एक आपका विधान परिषद है जिसको उच्च सदन कहा जाता है और दूसरा विधानसभा होगा जिसको निम्न सदन कहा जाएगा। यह एक स्थायी सदन है। तो विधान परिषद उच्च सदन भी है और इसको स्थायी सदन यानी परमानेंट सदन भी कहा जाता है क्योंकि इसके सदस्य जो है वैसे तो 6 वर्ष के लिए होते हैं लेकिन ये सदन लगातार बना रहता है। इसके 1 बटा 2 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद अवकाश प्राप्त करते रहते हैं। सॉरी भाई। विधान परिषद के गठन एवं निर्माण का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 169 में किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 171 में विधान परिषद की संरचना का उल्लेख किया गया है और इसमें स्पष्ट किया गया है कि विधान परिषद की अधिकतम संख्या विधानसभा की 1/3 या 1/3 से अधिक नहीं हो सकती जबकि न्यूनतम संख्या 40 से कम नहीं होगी। ऐसा कहा गया 171 में। निर्माण और समाप्ति का उल्लेख किया गया किसमें 169 में भाई। चलिए विधान परिषद की पहली बैठक 20 जनवरी 1913 ईस्वी को पटना कॉलेज के सभागार में हुई। इसी के आधार पर 2013 में विधान परिषद का शताब्दी वर्ष समारोह मनाया गया। बिहार विधान परिषद में कुल सीटों की संख्या 75 थी और बिहार परिषद एक स्थायी सदन होता है
वो सॉरी विधान परिषद एक स्थायी सदन होता है जो कभी भी भंग नहीं होता। इसके 1/3 सदस्य 1/3 सदस्य सॉरी ऊपर 1/2 बताया था भाई, 1/3 सदस्य रहेंगे प्रत्येक 2 वर्ष बाद। 1/3 सदस्य 2 वर्ष बाद अवकाश ग्रहण करते रहते हैं। विधान परिषद में सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। विधान परिषद में सदस्यों का चयन कहाँ कहाँ से होता है वो देख लेते हैं। 1/3 सदस्य विधानसभा सदस्यों के द्वारा चुने जाते हैं। 1/3 सदस्य ही आपके स्थानीय निकायों के द्वारा चुने जाते हैं। और 1/6 सदस्य राज्यपाल के द्वारा खेल, कला, विज्ञान, साहित्य से जुड़े हुए लोगों को मनोनीत किया जाता है। 1/12 सदस्य शिक्षकों के द्वारा और 1/12 सदस्य स्नातक निर्वाचकों के द्वारा चुना जाता है जिन्होंने 3 साल पहले BA, BCom, BSc या स्नातक की डिग्री प्राप्त कर ली हो। विधानसभा की बात करेंगे अब जाए तो बिहार राज्य विधायिका की निम्न सदन विधानसभा है और ये एक अस्थायी सदन है, यानी कि 5 साल के लिए इसका गठन होता है, लेकिन उससे पहले भी इसको भंग किया जा सकता है। विधानसभा का वर्णन की अगर बात करें, उल्लेख की बात करें तो अनुच्छेद 170 में किया गया है। राज्य विधानसभा में सीटों की अधिकतम संख्या 500 और न्यूनतम संख्या 60 हो सकती है। लेकिन 7 फरवरी 1921 को मौजूदा विधानमंडल के सभागार में प्रांतीय विधान परिषद की पहली बैठक हुई थी। इसी के आधार पर वर्ष 2021 में विधानसभा का शताब्दी समारोह वर्ष मनाया गया और बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी 243 निर्धारित की गई है वर्तमान में। तो याद रखने कितनी भाई 243। अभी हाल फिलहाल में भी बिहार में आपका विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। तो बिहार विधानसभा सीटों में 38 जो सीटें हैं वो SC के लिए और 2 ST के लिए आरक्षित की गई है। इसके अतिरिक्त 1 सीट आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए आरक्षित की गई थी, जिसे 104वें संविधान संशोधन 2021 के द्वारा क्या कर दिया गया, निरस्त कर दिया गया। तो कुल मिलाकर अब फिलहाल अगर बात करें तो आंग्ल भारतीयों को यहाँ पर कोई आरक्षण नहीं है। विधानसभा सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन विभिन्न परिस्थितियों में से इसके कार्यकाल को पूर्ण होने से पहले भी भंग किया जा सकता है। कुछ स्थितियां ऐसी होती हैं जिसमें पहले भी इसको भंग किया जा सकता है। ठीक है जी। वो ऐसी स्थिति होती है जब राज्य की सरकार संविधान का पालन ना कर रही हो, इस संविधान के अनुसार शासन को चलाने में असमर्थ हो, तो राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है आर्टिकल 356 के अनुसार भाई राज्यों में। चलिए जी, अब देख लेते हैं जो किस किस वर्ष में विधानसभा की सीटें कितनी रही, विधान परिषद की और विधानसभा की सीटें कितनी रही। 1913 में पहली बार विधान परिषद का गठन किया गया तो 43 इसमें सीटें रखी गई थी। 1937 में पहली बार जो है विधान परिषद की सीटें 30 थी। 1952 में, क्योंकि 1937 में क्या हुआ, उड़ीसा अलग हो गया था इस बार। 1952 में 72 हो गई, 1958 में 96 और 2000 में आपकी 75 हुई और अब भी फिलहाल वर्तमान में 75 ही है, क्योंकि 2000 में भी बिहार का विभाजन हुआ, झारखंड को इससे निकाला गया था। बात करें विधानसभा की तो 1937 में पहली बार चुनाव हुआ, 152 सीटें थी। उसके बाद 1952 में 331 हो गई। 1957 में अगर बात करें तो 319 रही और 1977 में 325 हो गई। 2000 में घटकर 243 हो गई, क्योंकि झारखंड राज्य का निर्माण किया जा चुका था। चलिए अब बात करेंगे मुख्यमंत्री देख लेते हैं। राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक जो प्रधान होता है या प्रमुख होता है वो मुख्यमंत्री होता है, जबकि नाम मात्र का राज्यपाल होता है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद का गठन होता है और अनुच्छेद 163 के तहत राज्यपाल के राज्यपाल को सहयोग ये प्रदान करते हैं। कौन, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद। मुख्यमंत्री विधान परिषद एवं मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करता है तथा राज्य के विकास के लिए उत्तरदायित्व का निर्वहन करता है। मुख्यमंत्री राज्य में देश के प्रधानमंत्री के समान होता है। सामान्यतः मुख्यमंत्री का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, लेकिन बहुमत खोने और अन्य विषम परिस्थितियों में पहले भी वह पद से त्यागपत्र दे सकता है। यदि मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र दे देता है तो मंत्रिपरिषद को स्वतः ही त्यागपत्र देना पड़ता है, उनका माना जाता है। अब कुछ मुख्यमंत्री थे, उनके नाम देख लेते हैं कौन कौन थे। तो पहले मुख्यमंत्री मोहम्मद यूनुस थे, ये 1 अप्रैल 1937 से लेकर 19 जुलाई 1937 तक रहे। दूसरे श्री कृष्ण बने, 20 जुलाई 1937 से लेकर 39 तक रहे, 31 अक्टूबर तक। उसके बाद फिर आपका 1946 में चुनाव हुआ तो 1961 तक रहे, फिर लगातार श्री कृष्ण। उसके बाद दीप नारायण सिंह रहे कार्यवाहक के रूप में, फिर विनोदानंद झा रहे, उसके बाद कृष्ण वल्लभ साहे भी बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं 1963 से लेकर 1967 तक।
बात करें महामाया प्रसाद सिन्हा की, तो ये 1967 से 68 तक रहे। सतीश प्रसाद सिन्हा की बात करें, कार्यवाहक थे। और बीपी मंडल की बात करें तो 1 फरवरी 1968 से लेकर 22 मार्च 1968 तक ये रहे। भोला पासवान शास्त्री 22 मार्च 1968 से लेकर 29 जून 1968 तक बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन जो लगा, वो लगा 29 जून 1968 से लेकर 26 फरवरी 1969 तक। तो ये पहला बिहार का राष्ट्रपति शासन था। इसके बाद सरदार हरि सिंह बिहार के मुख्यमंत्री बने। फिर भोला पासवान शास्त्री दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। इसके बाद दूसरी बार बिहार में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया 6 जुलाई 1969 से लेकर 16 फरवरी 1970 तक। दरोगा प्रसाद सहाय 1970 से लेकर फरवरी 1970 से लेकर दिसंबर 1970 तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे। कर्पूरी ठाकुर, जिनको भारत रत्न भी दिया गया, 1970 में बने, 71 तक रहे। भोला पासवान शास्त्री तीसरी बार बिहार के मुख्यमंत्री बने, 72 तक रहे। राष्ट्रपति शासन लगा फिर तीसरी बार 72 से लेकर 9 जनवरी 1972 से लेकर 19 मार्च 1972 तक रहा जी। केदार पांडे, इसके बाद केदार पांडे बने। उसके बाद अब्दुल गफूर जो है 2 जुलाई 1973 से लेकर 11 अप्रैल 1975 तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे। जगन्नाथ मिश्रा की बात करें तो 11 अप्रैल 1975 से लेकर 30 अप्रैल 1977 तक। उसके बाद 1977 में चौथी बार बिहार में राष्ट्रपति शासन की घोषणा की गई, 30 अप्रैल 1977 से 24 जून 1977 तक। उसके बाद कर्पूरी ठाकुर दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। राम सुंदर दास भी बिहार के मुख्यमंत्री रहे। और फिर 5वीं बार बिहार में राष्ट्रपति शासन की घोषणा की गई भाई 17 फरवरी 1980 से लेकर 8 जून 1980 तक। इसके बाद जगन्नाथ मिश्रा दूसरी बार बिहार के मुख्यमंत्री बने 80 में और 83 तक रहे। चंद्रशेखर सिंह 1983 से 85 तक रहे। बिंदेश्वरी दुबे 1985 से 88 तक रहे। भागवत झा आजाद 1988 से 89 तक रहे। सत्येंद्र नारायण सिन्हा की बात करूं तो 89 से लेकर 89 तक ये रहे। जगन्नाथ मिश्रा तीसरी बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। और फिर पहली बार लालू प्रसाद यादव 10 मार्च 1990 से 28 मार्च 1995 तक, यानी कि पूरा कार्यकाल इन्होंने किया। लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री बने भाई। उसके बाद क्या हुआ कि देश में छठी बार 1995 से लेकर 28 मार्च 1995 से 4 अप्रैल 1995 तक छठी बार राष्ट्रपति शासन की घोषणा की गई। और फिर लालू प्रसाद यादव दूसरी बार लगातार बिहार के मुख्यमंत्री चुने गए, जो 1995 से 97 तक रहे। उसके बाद उनकी पत्नी राबड़ी देवी पहली बार मुख्यमंत्री बनी, 25 जुलाई 1997 से लेकर 99 तक ये रहे। फिर आपका राष्ट्रपति शासन लगा 7वीं बार। उसके बाद लगातार फिर दूसरी बार राबड़ी देवी बिहार की मुख्यमंत्री बनी, जो 99 से लेकर 2000 तक रही। उसके बाद आए नीतीश कुमार, 3 मार्च 2000 में आए और 10 मार्च 2000 तक ये रहे। तो नीतीश कुमार पहली बार जो है 2000 में मुख्यमंत्री बने थे भाई। और तब से लेकर अब तक जो है इन्हीं का जलवा लगातार चलता रहा है। उसके बाद राबड़ी देवी बीच में आई आपकी 5 साल के लिए। राबड़ी देवी तीसरी बार बिहार की मुख्यमंत्री बनी, 11 मार्च 2000 से लेकर 6 मार्च 2015 तक ये बिहार की मुख्यमंत्री रही। अब नीतीश कुमार का ही जलवा आपको देखने को मिलेगा लगातार, ठीक है जी। तो 2005 से लेकर भाई राष्ट्रपति शासन लगा 8वीं बार, कब? 7 मार्च 2005 को, जो 24 नवंबर 2005 में समाप्त हो गया। फिर नीतीश कुमार दूसरी बार बिहार के मुख्यमंत्री बने, 24 नवंबर 2005 से लेकर 2010 तक रहे फिर ये। उसके बाद नीतीश कुमार तीसरी बार बने। फिर जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री बने पहली बार। नीतीश कुमार फिर चौथी बार बने। नीतीश कुमार फिर 5वीं बार बने 2015 में। नीतीश कुमार फिर 6ठी बार बने 2017 में। नीतीश कुमार फिर 7वीं बार बने 2020 में। और नीतीश कुमार फिर 2022 में मुख्यमंत्री बने 7वीं बार। और 8वीं बार भी आपके कौन बने? 2022 में नीतीश कुमार भाई, और जो अभी तक अपने पद पर बने हुए हैं। तो कुल मिलाकर आपके 40 मुख्यमंत्री बने और 8 बार जिसमें से नीतीश कुमार रहे। सबसे अधिक बार जो है नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया है। ब्रिटिश शासन में बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री की बात करें तो मोहम्मद यूनुस थे 1937 में। स्वतंत्रता के बाद बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण बने। बिहार के पहले प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री को बनाया गया। और बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री की बात करें तो महामाया प्रसाद सिन्हा बने। बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री जो रहे अब्दुल गफूर रहे। और बिहार के प्रथम महिला मुख्यमंत्री की बात करें तो श्रीमती राबड़ी देवी। और सबसे अधिक बार यानी कि 8 बार जो बने नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं। तो ये मुख्यमंत्री की सूची थी भाई। अब बात करेंगे स्थानीय स्वशासन की। स्थानीय स्वशासन में आएगा पंचायती राज और नगर निकाय। तो सबसे पहले पंचायती राज की बात करेंगे। पंचायती राज व्यवस्था स्वतंत्रता उपरांत ही 1947 में बिहार में पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में एक अधिनियम बनाया गया। और उसके बाद 73वें संविधान संशोधन के बाद बिहार सरकार ने बिहार पंचायती राज अधिनियम 1992 में लागू किया।
बलवंत राय मेहता की सिफारिशों के अनुरूप त्रिस्तरीय व्यवस्था 2001 ईस्वी से कार्यरत हुआ। पंचायती राज व्यवस्था को और अधिक सशक्त बनाने के लिए बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 लागू किया गया। बिहार पंचायत राज्य अधिनियम 2006 में मुख्य प्रावधान क्या क्या है वो एक बार देख लेते हैं। पंचायती राज 3 स्तर होगा, यानी कि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और एक जिला परिषद इसमें देखने को मिलता है। महिलाओं के लिए 50% आरक्षण करने वाला बिहार पहला राज्य था भाई भारत का, जिसने पंचायती चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान किया। पिछड़े वर्ग को सभी स्तरों पर एवं पदों पर अधिकतम 20% आरक्षण दिया गया। अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग को सभी स्तरों पर जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया जाएगा। अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग का भी सभी स्तरों एवं पदों पर कुल आरक्षण 50% से अधिक नहीं होगा, ऐसा भी इसमें प्रावधान किया गया। इसके अलावा पंचायती राज के निर्वाचित पदधारकों को लोक सेवक का दर्जा प्रदान किया जाएगा। जो पंचायती राज में चुने जाएंगे उनको लोक सेवक माना जाएगा। पंचायती राज का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा कराया जाता है और बिहार पंचायत राज्य अधिनियम 2006 के अधीन ग्राम सभा, ग्राम पंचायत और पंचायत समिति के साथ साथ जिला परिषद की संरचना एवं विशेषताएं क्या क्या है उनको एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे ग्राम सभा की। ग्राम सभा की अगर मैं बात करूं तो यह पंचायती राज के अधीन सबसे बड़ी सभा होती है। ग्राम सभा में गांव के सभी मतदाता सदस्य होते हैं, यानी गांव के सभी लोग इसमें भाग लेते हैं जो जिनका मतदाता सूची में नाम है। ग्राम सभा की बैठक के लिए 2 बैठकों के बीच का अंतराल 3 माह से अधिक का नहीं होगा, ऐसा कहा गया, और 1 वर्ष में 4 बैठक अनिवार्य इनकी होती है। ग्राम सभा के बैठक का आयोजन मुखिया द्वारा कराया जाता है, यानी कि जो प्रधान होता है गाँव का, और ग्राम सभा का कोरम या गणपूर्ति कुल सदस्यों का 1/20 होता है। तो यानी कुल मिलाकर जो है 1/20 सदस्य होने चाहिए कुल सदस्यों का। ग्राम सभा की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता संबद्ध ग्राम पंचायत के मुखिया द्वारा की जाती है तथा उसकी अनुपस्थिति में उप मुखिया भी, इनके उप प्रधान भी इसकी बैठक करा सकता है। ग्राम सभा का मुख्य कर्तव्य या कार्य विकासात्मक कार्यों में सहयोग करना, लाभुकों की पहचान, लाभधारकों की पहचान करना, अंशदान देना, सौहार्द बढ़ाना, निगरानी समिति द्वारा कार्यों का पर्यवेक्षण करना आदि होते हैं। दूसरी जो रहेगी ग्राम पंचायत रहेगी। निर्वाचित मुखिया, उप मुखिया एवं वार्ड सदस्यों को मिलाकर 7,000 की जनसंख्या पर एक ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है। ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। ग्राम पंचायत का चुनाव उसके विघटन के 6 माह के अंदर ही पूरा करा लिया जाएगा, ऐसा भी कहा गया है। मुखिया, इसका चुनाव प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा होता है, और उप मुखिया की बात करें तो इसका चुनाव वार्ड सदस्यों के द्वारा बहुमत द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव में होता है। बहुमत बराबर होने की स्थिति में परिणाम लॉटरी द्वारा निकाला जाता है। इसका वार्ड सदस्य की बात करें तो प्रत्येक वार्ड के लिए एक वार्ड का चुनाव प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा होता है और प्रत्येक 500 की जनसंख्या पर एक वार्ड सदस्य का निर्वाचन किया जाता है या किया जा सकता है। मुखिया की बात करें, मुखिया उप मुखिया अपना त्यागपत्र जिला पंचायती राज अधिकारी ठीक है को स्वयं लिखकर दे सकते हैं। वार्ड सदस्य अपना त्यागपत्र स्वयं लिखकर मुखिया को दे सकता है, जिसके 7 दिन बाद उसका पद रिक्त हो जाएगा। ग्राम पंचायत की बैठक के लिए गणपूर्ति सदस्यों की जो संख्या होती है वो आधी होती है, 1/2 सदस्य होने चाहिए, वहां पर 1/20 थे भाई, ठीक है। अब बात करेंगे ग्राम कचहरी की। ग्राम कचहरी की बात करें तो प्रत्येक ग्राम पंचायत क्षेत्र में न्यायिक कार्यों के लिए एक ग्राम कचहरी होती है। ग्राम कचहरी का प्रधान सरपंच होता है जो प्रत्यक्ष मतदान द्वारा निर्वाचित होता है। ग्राम पंचायत के सभी वार्ड से एक पंच सदस्य प्रत्यक्ष मतदान द्वारा निर्वाचित होते हैं। निर्वाचित पंच सदस्य और सरपंच अपने में से एक उप सरपंच का चुनाव अप्रत्यक्ष मतदान के माध्यम से करते हैं। प्रत्येक ग्राम कचहरी की सहायता के लिए एक सचिव और एक न्याय मित्र की नियुक्ति की जाती है। सरपंच एवं उप सरपंच अपना त्यागपत्र जिला पंचायती राज पदाधिकारी को सब लिखित आवेदन देकर देते हैं। जिला पंचायत अधिकारी को ही अपना ये पंचायती राज पदाधिकारी को अपना त्यागपत्र सौंप सकते हैं। ग्राम कचहरी का कोई पंच अपना त्यागपत्र सब लिखित आवेदन द्वारा सरपंच को दे सकता है। बात करेंगे पंचायत समिति की। प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति होती है। प्रत्येक 5,000 की जनसंख्या पर एक पंचायत समिति सदस्य का निर्वाचन होता है। पंचायत समिति सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष मतदान के माध्यम से होता है। पंचायत समिति सदस्य निर्वाचित उपरांत अपने सदस्यों में से प्रमुख और उप प्रमुख का चुनाव भी करते हैं। प्रमुख एवं उप प्रमुख का चुनाव पंचायत समिति सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष मतदान के माध्यम से होता है।
जो उसका प्रमुख बनाया जाता है। तो जो पंचायत के जो सदस्य होते हैं ना, वही अपने आप में से, अपने बीच में से ही एक प्रमुख और एक आपका उप प्रमुख चुनते हैं। प्रमुख की बात करें, पंचायत समिति की बैठक की अध्यक्षता करता है। प्रमुख अपना त्यागपत्र लिखित रूप से अनुमंडल दंडाधिकारी को दे सकता है। उप प्रमुख की बात करें तो ये अपना त्यागपत्र स्वलिखित रूप में प्रमुख को देता है और पंचायत समिति का सदस्य अपना त्यागपत्र स्वलिखित रूप से प्रमुख को सौंप सकता है। तो ये थे भाई आपके प्रमुख उप प्रमुख के बारे में। अब बात करें जिला परिषद की, तो जिला परिषद जिला स्तर पर जिला परिषद होती है, जिसका परिषद ग्राम पंचायतों और पंचायत समितियों के लिए नीति निर्धारण और मार्गदर्शन का काम करती है। जिला परिषद के सदस्य लगभग 50,000 की जनसंख्या पर प्रत्यक्ष मतदान द्वारा चुने जाते हैं। जिला परिषद के निर्वाचित सदस्य अपने में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष मतदान के माध्यम से करते हैं, अपने बीच में से ही। अध्यक्ष अपना त्यागपत्र स्वलिखित रूप से जिला दंडाधिकारी को दे सकता है और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र स्वलिखित रूप से अध्यक्ष को सौंपता है। जिला परिषद सदस्य अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को दे देता है। पंचायती राज के सभी प्रतिनिधियों के निर्वाचित और त्यागपत्र की विधि की अगर हम बात करें, देखो जनप्रतिनिधि की अगर मैं बात करूं, मुखिया की, गांव का जो मुखिया होता है, इसका चुनाव होता है प्रत्यक्ष और जिला पंचायती राज अधिकारी को अपना ये त्यागपत्र सौंपता है। उप मुखिया अप्रत्यक्ष इसका चुनाव होता है, ठीक है, और ये जिला पंचायती राज पदाधिकारी को अपना त्यागपत्र सौंपेगा। वार्ड सदस्य प्रत्यक्ष रूप से चुना जाएगा डायरेक्ट, मुखिया को ये अपना त्यागपत्र सौंप सकता है। प्रमुख की बात करें तो अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, क्योंकि इसमें वार्ड सदस्य भाग लेते हैं, और अनुमंडल दंडाधिकारी को अपना त्यागपत्र देता है। उप प्रमुख अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाएगा, ये प्रमुख को अपना त्यागपत्र सौंप सकता है। पंचायत समिति सदस्य की बात करें तो प्रत्यक्ष रूप से चुना जाएगा और प्रमुख को अपना त्यागपत्र ये सौंप सकता है। इसके अलावा जिला परिषद अध्यक्ष ये अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाएगा और जिला दंडाधिकारी को अपना त्यागपत्र सौंप सकता है। जिला परिषद उपाध्यक्ष की बात करें तो अप्रत्यक्ष रूप से जिला परिषद अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र सौंपता है। जिला परिषद सदस्य ये प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट जनता के द्वारा चुना जाएगा और जिला परिषद अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र सौंप सकता है। जो प्रत्यक्ष चुने जा रहे हैं वे जनता के द्वारा, पब्लिक के द्वारा चुने जाते हैं भाई, और अप्रत्यक्ष जो हैं वे पब्लिक के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा चुने जाते हैं। सरपंच की बात करूं तो प्रत्यक्ष चुना जाएगा और जिला पंचायती राज पदाधिकारी को अपना त्यागपत्र सौंपेगा। उप सरपंच ये अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, जिला पंचायती राज अधिकारी को ही अपना त्यागपत्र देता है। पंच की बात करें तो ये प्रत्यक्ष रूप से चुना जाएगा और सरपंच को अपना त्यागपत्र सौंप सकता है। तो ये पंचायती राज व्यवस्था थी। अब बात करेंगे नगरीय प्रशासन की। ठीक है जी, चलिए नगरीय प्रशासन को देख लेते हैं भाई। नगरीय प्रशासन की अगर हम बात करें तो नगरीय प्रशासन में क्या क्या देखने को मिलेगा आपको? नगरीय प्रशासन में आपको नगरीय क्षेत्र देखने को मिलेगा। ठीक है जी, चलिए देख लेते हैं नगरीय प्रशासन। तो नगरीय क्षेत्र में स्थानीय सुविधाओं के उद्देश्य से नगर पालिका का गठन किया गया है और 74वें संविधान संशोधन 1992-93 के द्वारा बिहार में नगर निगम और नगर परिषद तथा नगर पंचायत के लिए बिहार नगर पालिका अधिनियम लागू किया गया था। तो 3 प्रकार की रहेंगी, नगर निगम रहेगी, नगर परिषद रहेगी और नगर पंचायत रहेगी। बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 में शहरी स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम का प्रावधान किया गया। नगर निकायों में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा 5 वर्षों के लिए सदस्यों का चयन किया जाता है और इनमें से भी पंचायती राज के प्रावधानों के अनुरूप आरक्षण की व्यवस्था इसमें की गई है। देख लो भाई एक बार इसको किस तरह से होगा। नगरीय प्रशासन की मैं बात कर लेता हूँ थोड़ी सी। इसमें 3 प्रकार का होगा। नगर निगम, नगर निगम में आपके महानगर शामिल किए जाएंगे, नगर परिषद में छोटे शहरों को शामिल किया जाएगा और नगर पंचायत में उन ग्रामीण क्षेत्रों को शामिल किया जाएगा जो अब शहर में तब्दील हो रहे हैं धीरे धीरे। तो वर्तमान बिहार में कुल नगर निकायों की अगर मैं संख्या की बात करूं तो 261 है। उनमें से आपके नगर निगम 19 है भाई। कितनी है नगर निगम? याद रखनी है आपको, 19 है। नगर परिषद कितनी है? 88। तो ये भी आपको याद रखनी है, हो सकता है एग्जाम में आपको देखने को मिल जाए नगर निगम या नगर परिषद की संख्या। नगर पंचायत की बात करें तो 154 है। तो नगर निगम याद रखनी है 19 है, नगर परिषद 88 है। बिहार में नगर पालिका की बात करते हैं। राज्य की न्यायिक व्यवस्था में उच्च न्यायालय पटना का स्थान शीर्ष पर है, यानी कि पटना बिहार का हाई कोर्ट है। पटना उच्च न्यायालय का गठन भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत 3 फरवरी 1916 को किया गया था। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो सर एडवर्ड मेनार्ड डेस चेम्स केमियर इनका नाम था। बहुत लंबा नाम है भाई, सर एडवर्ड मेनार्ड डेस चेम्स केमियर। उच्च न्यायालय पटना के मुख्य न्यायाधीश सहित 29 न्यायाधीश हैं और 14 अतिरिक्त न्यायाधीश इसमें शामिल हैं। बिहार के न्यायिक व्यवस्था में जिला और अनुमंडल स्तर पर अधीनस्थ न्यायालय कार्य करते हैं। तो प्रशासनिक व्यवस्था देख लेते हैं सबसे पहले किस प्रकार की होगी, फिर उसके आगे बात करेंगे।
अच्छा, तो बिहार हाईकोर्ट में कितने न्यायाधीश हैं भाई? 29 न्यायाधीश हैं, जबकि 14 अतिरिक्त न्यायाधीश इसमें रखे गए हैं। प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए राज्य को प्रशासनिक रूप से विभाजित किया गया है। जैसे मान लो सबसे पहले राज्य रहेगा, राज्य का जो प्रमुख अधिकारी होता है उसे बोलते हैं मुख्य सचिव। राज्य का सबसे प्रमुख अधिकारी जो होता है उसको मुख्य सचिव कहा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण पद होता है भाई। आईएएस अधिकारी बनता है अपने अंतिम कार्यकाल के अंतिम समय में। इसके बाद प्रमंडल की बात करें, इसका प्रमुख जो है ना कमिश्नर होता है, जैसे आयुक्त भी कहा जाता है। जिले का आपका जिलाधिकारी डीएम होता ही है आपका, आप सभी जानते हैं। अनुमंडल में अनुमंडल पदाधिकारी यानी कि एसडीओ होता है। इसके अलावा प्रखंड या अंचल में आपका प्रखंड विकास पदाधिकारी बीडीओ या फिर अंचल पदाधिकारी सीओ इसका प्रमुख होता है। प्रशासनिक दृष्टि से राज्य का प्रशासनिक प्रधान मुख्य सचिव होता है, जो पूरे आपका राज्य पर नियंत्रण स्थापित करता है। मुख्य सचिव सचिवालय का प्रधान होता है और मुख्य सचिव का समस्त विभागों पर नियंत्रण होता है। तो राज्य में जितने भी विभाग हैं, डिपार्टमेंट हैं, जितने भी अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, सभी पर इसका नियंत्रण स्थापित होता है। तो कुल मिलाकर राज्य का सबसे प्रमुख अधिकारी अगर कहा जाएगा किसी को तो मुख्य सचिव होता है। इसके बाद मुख्य सचिव मुख्यमंत्री का प्रधान सलाहकार भी होता है, मुख्यमंत्री को सलाह देता है। और मुख्य सचिव मंत्रिमंडल का भी सचिव होता है, वह मंत्रिमंडल की बैठकों का प्रबंधन करता है। चलिए जी, ठीक है। तो ये थी भाई आपकी बिहार की राज्य व्यवस्था या बिहार की पॉलिटी कहा जा सकता है। अब बात करेंगे कला एवं संस्कृति की। तो बिहार में कला संस्कृति के बारे में बात करते हैं। किसी भी क्षेत्र के साहित्य सांस्कृतिक जीवन की पहचान में बौद्धिक विरासत के साथ साथ कला, पर्व, त्योहार, मेले, उत्सव और लोगों के रहन सहन का भी महत्वपूर्ण स्थान होता है। इसी को उस क्षेत्र की कला और संस्कृति के नाम से जाना जाता है। तो कलात्मक दृष्टि से अगर बात करें, बिहार का इतिहास काफी बहुआयामी और समृद्ध यानी कि संपन्न रहा है। बिहार के कला के इतिहास में स्थापत्य बहुत सारी मिलेंगी ऐसी इमारतें तुम्हें, मूर्ति, चित्र का अद्भुत सम्मिश्रण रहा है। आधुनिक काल में यह परंपरा संगीत, नृत्य, पर्व, त्योहार आदि के रूप में भी बहुत अधिक विकसित हुई है। तो बिहार में कला के अगर रूप की हम बात करें तो इसे कई भागों में विभाजित किया जा सकता है। जैसे बिहार का स्थापत्य मतलब जो इमारतें वगैरह बनाएगी, मंदिर वगैरह बनाएंगे। बिहार की चित्रकला देख सकते हैं, बिहार में संगीत देख सकते हैं, नृत्य एवं लोक नाट्य भी देखे जा सकते हैं, पर्व त्योहार भी देख सकते हैं और मेले। तो इस तरह से मैंने इसको कई भागों में विभाजित करके हम इसको पढ़ने वाले हैं। इनके लगभग 6 भागों में विभाजित करके पढ़ने वाले हैं कला को। स्थापत्य कला की बात करते हैं तो मौर्य काल में सबसे पहले कला की शुरुआत देखने को मिलती है। बिहार में कला परंपरा के स्थायी प्रमाण मौर्य काल से प्राप्त होते हैं। वैसे तो इससे पहले भी मिलते हैं, लेकिन स्थायी जो रेगुलर जो मिलते हैं देखने को, वे आपके मौर्य काल से देखने को मिलेंगे। इस बात को याद रखना। मौर्य काल के दौरान बने राजप्रसाद, स्तंभ, स्तूप, गुफा स्थापत्य कला के प्रमुख उदाहरण हैं। पटना के कुम्हारर से चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद यानी कि इसका महल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। पटना में एक क्षेत्र है आपका कुम्हारर, वहां से चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के प्रमाण या अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ से एक विशाल कक्ष का अवशेष भी हमको प्राप्त हुआ है, जिसे 80 स्तंभ थे, जिसमें 80 स्तंभ यानी कि 80 पिलर या 80 खंबे थे। और ये गोलाकार स्तंभ एकास्म पत्थर यानी कि एक ही पत्थर से बनाया गया था। संभवतः यह महल पत्थर के स्तंभ पर लकड़ी से निर्मित किया गया था, ऐसा अनुमान है कुछ। अशोक ने धर्म प्रचार के लिए एकास्म पत्थर के स्तंभों का निर्माण करवाया, बहुत सारे स्तंभ बनवाए। इन स्तंभों के शीर्ष पर पशुओं की आकृति और उल्टे कमल के फूल पर स्थित ये स्तंभ बनाए गए थे। बिहार में ये स्तंभ की अगर बात करें तो स्तंभ लोरिया नंदनगढ़ जो पश्चिमी चंपारण में है, इसके अलावा लोरिया अरेराज ये पूर्वी चंपारण में है, रामपुरवा ये आपका पूर्वी चंपारण में है और बसाड़ वैशाली में स्थित है। तो कुल मिलाकर ये 4 स्तंभ प्राप्त हुए हैं। लोरिया नंदनगढ़, इसके अलावा लोरिया अरेराज जो पूर्वी चंपारण में है, इसके अलावा बसाड़ और रामपुरवा पूर्वी चंपारण, और बसाड़ की बात करें तो वैशाली में है। ये एकास्म स्तंभ चुनार के धूसर बालू के पत्थर से निर्मित हैं। इन पर सुंदरता के लिए चमकीली पॉलिश का प्रयोग भी किया गया है। तो इन पर चमकीली पॉलिश का प्रयोग या इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा बात करें आजीवक संप्रदाय के अनुयायियों के लिए अशोक और उसके पुत्र दशरथ ने बराबर एवं नागार्जुन की पहाड़ियों को काटकर गुफाओं का निर्माण करवाया। गुफाओं के भीतरी भाग पर चमकीली पॉलिश का उपयोग इसकी प्रमुख विशेषता देखने को मिलती है। ठीक है भाई। तो मौर्य काल में आप सभी को जो है इस तरह की इमारतें देखने को मिल जाएगी, स्तंभ या पिलर बहुत सारे देखने को मिलते हैं।
चलिए आगे देखेंगे भैया। अब बात करेंगे मौर्य काल में मूर्ति के अवशेष। तो मौर्य काल में मूर्ति के अवशेष जो हमको प्राप्त हुए, वे कहाँ से प्राप्त हुए भाई? पटना, पटना एवं उसके आसपास से प्राप्त हुए हैं। पटना से यक्ष की 2 मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। ये हल्के भूरे रंग के बालू के पत्थर से निर्मित की गई या बनाई गई है। पटना के लोहानीपुर से पुरुषों के नग्न रूप की 2 मूर्तियां प्राप्त हुई है। संभवतः ये जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां हैं और इनका निर्माण जैन शैली में कार्योत्संग मुद्रा में हुआ है। कार्योत्सर्ग कार्योत्सर्ग कायोत्सर्ग मुद्रा में इनका निर्माण किया गया है। पटना सिटी के दीदारगंज में एक स्त्री की मूर्ति मिली है, जिसे यक्षी या स्त्री रत्न का नाम दिया गया है। भूरे रंग के बालू पत्थर से बनी यह मूर्ति नारी के शारीरिक सौंदर्य को सूक्ष्म रूप से प्रदर्शित करती है। तो बहुत ही प्रसिद्ध है भाई। इसके बाद पाल काल में भी पाल काल के दौरान स्थापत्य और मूर्तिकला का बहुत यहाँ पर जो है अवशेष प्राप्त हुए हैं और निर्माण हुआ। उदंतपुरी और विक्रमशिला महाविहार पाल कला के स्थापत्य के प्रमुख उदाहरण माने जाते हैं। इनका निर्माण ईंटों से किया गया। आंगन के चारों ओर बरामदे तथा बरामदों के पीछे भिक्षुकों के निवास के लिए कमरे और उनकी विशेषताएं यहाँ पर एक बहुत प्रमुख ही देखने को मिलती है। गया में निर्मित विष्णुपद मंदिर पालकालीन मंदिर स्थापत्य का अत्यंत सुंदर उदाहरण माना जाता है, क्योंकि पाल वंश के समय ही विष्णुपद मंदिर का निर्माण करवाया गया था। पाल काल में मूर्तिकला में पत्थर एवं कांसे दोनों का प्रयोग हुआ। कांसे की मूर्ति के प्रमुख रचनाकार की बात करें तो धीमन और विठपाल थे। ये पाल शासक धर्मपाल और देवपाल के समकालीन थे। कांसे से बनी ये मूर्तियां सांचे में ढली थी। इसके अनेक नमूने नालंदा और कुर्कीहार जो गया से प्राप्त हुए हैं हमको। पालकाल के पत्थर की मूर्तियां काले बेसाल्ट पत्थर की बनी हुई हैं। ये पत्थर मुंगेर की पहाड़ियों से प्राप्त किए गए थे। इन मूर्तियों पर बौद्ध और हिंदू धर्म का विशेष प्रभाव देखने को मिलता है भाई। बात करें मध्यकालीन स्थापत्य की। मध्यकालीन स्थापत्य की अगर मैं बात करूं तो इसमें तुर्क काल की सबसे महत्वपूर्ण इमारत शरीफ बिहार शरीफ स्थित मलिक इब्राहिम या मलिक बयां का मकबरा है। ये देखने को मिल जाएगा आपको। इसका निर्माण 1353 ईस्वी में हुआ था और इस पर तुगलक शैली का प्रभाव देखने को मिलता है। किस पर? मलिक बयां का जो मकबरा है। कहां पर है? बिहार शरीफ में भाई। चलिए आगे देखेंगे। आगे देखते हैं अफगान शैली। अफगान शैली का सर्वश्रेष्ठ नमूना शेरशाह का मकबरा देखने को मिलेगा। इसका निर्माण सासाराम 1545 ईस्वी के मध्य में हुआ था। झील के मध्य अष्टकोणीय आकार का यह मकबरा एक चबूतरे पर बनाया गया है, जिसके चारों तरफ सीढ़ियां हैं और इसकी छत एक वृहद गुंबद है। इसके अतिरिक्त सासाराम में हसन खां और इसाम शाह का मकबरा भी बनाया गया है। इसाम शाह और किसका भाई? हसन खां का भी मकबरा यहाँ पर बनाया गया है। तो ये मकबरे भी यहीं पर आपको देखने को मिल जाएंगे। चलिए जिसके बाद देखेंगे मुगल शैली की देख लेते हैं। तो मुगल शैली की इमारत की अगर हम बात करें तो बिहार में सबसे सुंदर उदाहरण मिलेगा आपको, जो 1617 ईस्वी में निर्मित शाह दौलत का मनेर स्थित मकबरा। कौन थे भाई? शाह दौलत का मनेर स्थित मकबरा। इसे जहांगीर के शासनकाल में बिहार के प्रांतपति इब्राहिम खां काकर के द्वारा बनवाया गया था। इसका निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ है। सुंदर जालियां, ऊंचा चबूतरा और भव्य गुंबद इसके मुख्य आकर्षण रहे हैं। अब यूरोपीय स्थापत्य की बात कर लेते हैं, क्योंकि अंग्रेजों ने भी कुछ यहाँ पर जो है स्थापत्य कला का विकास करवाया। गोथिक शैली में पटना समाहरणालय, इसके अलावा पटना कॉलेज भवन, बांकीपुर चर्च, पटना सिटी स्थित पादरी की हवेली प्रमुख उदाहरण है। इस पर होलैंड शैली का प्रभाव देखने को मिलता है। नवीन यूरोपीय शैली में पटना का राजभवन, पटना सचिवालय और उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय का निर्माण भी नवीन यूरोपीय शैली में किया गया है। गोलघर यूरोपीय निर्माण कला के गुंबद कला का प्रमुख नमूना कहा जा सकता है, जो गोलघर है आपका पटना में। हिंद इस्लामी शैली में पटना संग्रहालय और सुल्तान पैलेस का निर्माण करवाया गया। इसके बाद बात करेंगे चित्रकला की। तो स्थापत्य कला देखा बिहार में, अब देखना है भाई बिहार में चित्रकला। तो बिहार में चित्रकला की बात करते हैं। पटना कलम 18वीं सदी या शताब्दी में पटना में मुगल शैली, ब्रिटिश शैली और स्थानीय कला शैली के सम्मिश्रण से एक नई शैली का विकास हुआ, जिसे कहा गया क्या? पटना या पटना कलम। इसको कहा गया
नवीन चित्रकला शैली का उद्भव हुआ जिसे पटना कलम शैली के नाम से जाना जाता है। तो कौन कौन सी शैली मिली? मुगल शैली, ब्रिटिश शैली और स्थानीय जो लोकल की आपकी बिहार के लोगों की शैली थी, इन सब को मिलाकर जो है कलम शैली या पटना कलम शैली का विकास हुआ। इस कला शैली की प्रमुख विशेषता की बात करें तो लघु चित्रों का निर्माण किया गया। इसका निर्माण कागज और हाथी दांत पर किया जाता था। इसमें मुगलों की भव्यता की जगह सामान्यतः पर्व, त्योहार, उत्सव, जीव जंतु एवं सामान्य जीवन के चित्रों को प्रधानता दी गई। मधुबनी चित्रकला देख लेते हैं, बहुत फेमस है भाई बिहार में। तो मिथिला के क्षेत्र में महिलाओं द्वारा इस कला रूप को प्रचलित किया गया। इसके प्रमुख रूप भित्ति चित्र और अरिपन है। प्राकृतिक रंगों पर निर्भर इस चित्रकला में धार्मिक एवं वानस्पतिक चित्रों की प्रधानता देखने को मिलती है। यह बिहार की प्रमुख चित्रकला या प्रचलित चित्रकला है। इसके अलावा मंजूषा भी है भाई। मंजूषा मिलेगी आपको भागलपुर के क्षेत्र में। यह कला बिहार के भागलपुर और उसके आसपास के अंग प्रदेश में प्रचलित है। यह स्थानीय लोक कला है जिसमें लोक गाथा को चित्रण द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इसमें कहानी को क्रमिक और श्रृंखलाबद्ध रूप से चित्रित किया गया है या किया जाता है। कला बिहुला विषहरी की लोक गाथा पर आधारित होती है। कला एक तो बिहुला और विषहरी की लोक गाथा जो है उन पर आधारित होती है। थंका चित्रकला की बात करें तो गौतम बुद्ध के जीवन और उनकी शिक्षाओं से संबंधित चित्रकला को थंका चित्रकला कहा जाता है। थंका तिब्बती भाषा का शब्द है। थंका जो है वो तिब्बती भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है जिसे लपेटा जा सके। थंका चित्रकला भारतीय तिब्बती संस्कृतियों का सम्मिश्रण शैली के रूप में जाना जाता है। बात करें जादोपटिया चित्रकला। जादोपटिया चित्रकला जो है ये संथाली जनजाति क्षेत्र के रीति रिवाजों और धार्मिक मान्यताओं पर आधारित चित्रकला शैली है। जनजातियों द्वारा कपड़े और कागज पर जादोपाटिया चित्रकला की जाती है। चलिए भाई अब देखेंगे संगीत को। तो चित्रकला देख ली हमने बिहार की। बिहार की चित्रकला में देखो सबसे प्रमुख आपको याद रखना है पटना कलम है, मधुबनी है और मंजूषा चित्रकला है जो भागलपुर के क्षेत्र में, और थंका चित्रकला गया के क्षेत्र में देखने को मिलेगी। और जदोपाटिया या जदोपटिया क्षेत्र चित्रकला जो देखने को मिलेगी आपको, ये मिलेगी आपकी भाई झारखंड के आसपास वाले क्षेत्रों में। अब देखेंगे संगीत बिहार में। चलो जी संगीत के बारे में बात कर लेते हैं। संगीत कला बिहार में उत्सवों, त्योहारों और शुभ अवसरों पर स्थानीय संगीत का प्रचलन किया जाता है। जैसे नाम सुना होगा आपने चेता। चैत माह में गाया जाने वाला यह लोकगीत है चेता। फाग की बात करें तो फागुन माह में होली के अवसर पर गाया जाने वाला लोकगीत है आपका फोग। कजरी की बात करें यह सावन के समय युवक युवतियों के द्वारा गाया जाने वाला लोकगीत है। बारह मासा की बात करें तो इसमें वर्ष के प्रत्येक माह की विशेषताओं का गीत द्वारा वर्णन किया जाता है, यानी कि 12 के 12 माह का इसमें नाम लिया जाता है। जांतसारी यह महिलाओं द्वारा चक्की या जांता का उपयोग करते समय गाया जाने वाला लोकगीत है। नचारी यह भगवान शिव की स्तुति में गाया जाने वाला प्रख्यात कवि विद्यापति के गीतों का संकलन इसमें है। इसके अलावा सोहर शिशुओं के जन्म पर महिलाओं के द्वारा गाया जाता है। और सुमंगली या लगनी विवाह के शुभ अवसर पर महिलाओं के द्वारा गाया जाने वाला लोकगीत है। बटोहिया की अगर हम बात करें तो यह देशभक्ति से भरा गीत है और इसका प्रचलन स्वतंत्रता आंदोलन के समय बहुत अधिक हुआ था। इसके अलावा बात करते हैं पूर्वी की बात करें तो इसमें बिरहिनियां अपनी दयनीय स्थिति का वर्णन गीत के द्वारा करती है। लोक नृत्य और लोक नाट्य। लोक नृत्य की बात करें तो जोगिड़ा नृत्य जो है ये होली के अवसर पर गांव की टोली द्वारा गीत एवं नृत्य किया जाता है। लोंडा नृत्य की बात करें तो शुभ अवसरों पर त्योहारों में पुरुषों द्वारा स्त्री के रूप धारण करके लोंडा नृत्य किया जाता है। कर्रिया झूमर नृत्य की बात करें तो यह मिथिला के क्षेत्र में जो उत्तरी बिहार का क्षेत्र है प्रचलित स्थानीय नृत्य है। इसमें लड़कियां समूह में गीत गाती और नाचती हैं। झिझिया नृत्य यह नृत्य ग्रामीण लड़कियों और महिलाओं के द्वारा किया जाता है। इसमें मुख्य लड़की अपने सर पर छिद्र वाला घड़ा रखकर उसके अंदर दीप जलाकर नृत्य करती है, उसको झिझिया नृत्य कहा जाता है। सामा चकेवा की बात करें तो कार्तिक मास में लड़कियों और महिलाओं के द्वारा नाटक के रूप में किया जाता है। इसमें भाई बहन से संबंधित नाट्य होते हैं या नाटक किए जाते हैं। बात करें डोमकच यह विवाह के अवसर पर बारात चले जाने के बाद घर की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। यह हास्य परिहास से संबंधित नाट्य शास्त्र होता है। जट जटिन इसमें नाट्य द्वारा जट जटिन के वैवाहिक जीवन का प्रदर्शन किया जाता है। विदेशिया इसमें पुरुष द्वारा महिला रूप धारण कर
नाट्य प्रस्तुत किया जाता है। यह लोंडा नृत्य का नाट्य रूप होता है। विदेशिया भिखारी ठाकुर की कृति इसी से संबंधित है। पर्व और त्योहार देख लेते हैं भाई अब जा। तो पर्व और त्योहार की अगर हम बात करें तो इसमें हमको क्या देखने को मिलेगा? बसंत पंचमी। बसंत पंचमी जो है बिहार में माघ शुक्ल पंचमी को वसंत पंचमी मनाया जाता है। यह छात्रों के बीच सरस्वती पूजा के रूप में बहुत अधिक लोकप्रिय है। राम नवमी की बात करें तो भगवान राम के जन्मोत्सव पर चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में नवमी को रामनवमी मनाया जाता है। इस अवसर पर रामायण का पाठ किया जाता है और झांकी निकाली जाती है। होली की बात करें तो फागुन माह में पूर्णिमा को यह त्योहार बड़ी धूमधाम से रंग गुलाल के साथ मनाया जाता है। शिवरात्रि की बात करें तो भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह के अवसर पर शिवरात्रि को मनाया जाता है। रक्षाबंधन की बात करें श्रावण माह में की पूर्णिमा को यह त्योहार मनाया जाता है। श्रावण माह की पूर्णिमा को इसमें भाई बहन की कलाई पर राखी बांधती है और अपनी रक्षा का वचन लेती है। तीज की बात करें तो यह व्रत सुहागन महिलाओं के द्वारा अपने पति की लंबी आयु के लिए रखा जाता है। इसमें महिलाएं कठोर उपवास करती हैं तीज में। जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण के जन्म अवसर पर यह त्योहार भाद्र मास की अष्टमी को मनाया जाता है। विजयदशमी की बात करें तो अश्विन माह की 10वीं तिथि को बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में इसे मनाया जाता है। इस दिन रावण का पुतला दहन किया जाता है। विजयदशमी। दीपावली की बात करें तो कार्तिक माह की अमावस्या को यह त्योहार मनाया जाता है। यह भगवान राम द्वारा रावण का वध कर अयोध्या लौटने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है दीपावली। गोवर्धन पूजा की बात कर लेते हैं। दीपावली के अगले दिन या दिवस पर यह त्योहार मनाया जाता है और इस दिन घर में गाय या बैल आदि पशुओं की पूजा की जाती है। छठ पूजा यह बिहार का सबसे लोकप्रिय त्योहार है भाई छठ पूजा। कार्तिक मास की 5वीं और 6वीं तिथि को यह त्योहार मनाया जाता है। इस अवसर पर व्रती उपवास में रहकर सूर्य और जल की पूजा करते हैं। छठ पूजा में भाई बहुत महत्वपूर्ण त्योहार है बिहार का। गुरु गोविंद सिंह जयंती। गुरु गोविंद सिंह जयंती की बात करें तो सिखों के 10वें गुरु श्री गोविंद सिंह के जन्म दिवस पर शोभा यात्रा निकाली जाती है और इसे मनाया जाता है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान की बात करें तो पटना बिहार में हुआ था। तो इनकी जयंती यहाँ पर बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। जो अंतिम गुरु थे। महावीर जयंती की बात करें तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी के जन्म के अवसर पर चैत्र मास में मनाया जाता है। बुद्ध जयंती वैशाख पूर्णिमा को भगवान बुद्ध के जन्म के अवसर पर बुद्ध जयंती मनाई जाती है या बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाती है। मेलों की बात कर लेते हैं भाई। त्योहार वगैरह देख लिए, पर्व देख लिए हमने, तो अब देख लेते हैं मेले। चलो जी मेले भी देखेंगे भाई। तो हरिहर क्षेत्र मेला एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है जो सोनपुर में भरता है भाई। हरिहर क्षेत्र मेला को सोनपुर मेला के नाम से भी जाना जाता है। ये गंडक नदी के किनारे भरता है और स्थानीय स्तर पर इसे सोनपुर मेला के नाम से जाना जाता है। तो बहुत प्रसिद्ध है पशुओं के लिए। कार्तिक पूर्णिमा मेला की बात करें, यह कार्तिक पूर्णिमा के दिन सोनपुर में गंगा स्नान के रूप में लगता है। इस दिन लोग गंगा स्नान और हरिहर नाथ की पूजा करते हैं। इसी दिन से सोनपुर मेले का मास के लिए प्रारंभ हो जाता है। 1 मास के लिए या 1 महीने के लिए प्रारंभ या शुरुआत मानी जाती है। वैशाली मेला महावीर स्वामी के जन्मस्थली चैत्र मास में वैशाली मेले का आयोजन किया जाता है। जानकी मेला सीतामढ़ी में सीता माता की जन्मस्थली पर चैत्र मास में जानकी मेला का आयोजन किया जाता है। सौराठ मेला की बात करें मिथिलांचल मधुबनी में शादी विवाह को सुगम बनाने के लिए इस मेले का आयोजन किया जाता है। यह मेला प्रति वर्ष ज्येष्ठ या आषाढ़ माह में लगता है। इसमें पिता अपनी पुत्री के लिए योग्य वर को चुनते हैं। इस मेले में वही पितृपक्ष मेला प्रत्येक वर्ष सितंबर अक्टूबर माह में इसका आयोजन किया जाता है। इस मेले में हिंदू धर्म के लोग अपने पूर्वजों के मोक्ष के लिए फल्गु नदी के तट पर पिंडदान करते हैं। मंदार मेला बांका जिले में मंदार पहाड़ी पर प्रत्येक वर्ष मकर संक्रांति के अवसर पर इस मेले का आयोजन किया जाता है। मलमास मेला जहांगीर राजगीर में मलमास माह में लाखों भक्त गर्म पानी के झरने में स्नान करते हुए पूजा अर्चना करते हैं। तो उसी को बोला जाएगा मलमास मेला। तो ये कुछ प्रमुख मेले थे बिहार के। मंदार मेला, मलमास मेला है जी, पितृपक्ष मेला, सौराष्ट्र मेला, मिथिलांचल मधुबनी में जानकी मेला था, कार्तिक पूर्णिमा मेला था और हरिहर क्षेत्र मेला जिसे सोनपुर मेला के नाम से भी जाना जाता है। तो ये कुछ प्रमुख मेले थे भाई। तो ये थी आपकी बिहार की क्या कला एवं संस्कृति। तो बिहार की कला एवं संस्कृति देख ली। अब देखेंगे बिहार के प्रमुख व्यक्तित्व। बिहार में कुछ प्रमुख व्यक्ति हुए हैं, उनके बारे में देखना है भाई। उनकी क्या विशेषता है, थोड़ा सा उनके बारे में बात करेंगे हैं जी। चलिए तो देखते हैं भाई सबसे पहले प्राचीन काल में कौन कौन थे। प्राचीन काल के जो प्रमुख व्यक्ति थे उनके बारे में सबसे पहले
बात करेंगे। बिहार के अगर प्राचीन काल में प्रमुख व्यक्तियों की बात करें तो सबसे बड़ा नाम आता है गौतम बुद्ध का, जिनको भगवान का भी दर्जा दिया गया है जी, जिनको ईश्वर का भी या भगवान का भी दर्जा दिया गया है। गौतम बुद्ध की बात करते हैं तो गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। उनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। वे शाक्य कुल के क्षत्रिय वंश के थे और उन्हें ज्ञान की प्राप्ति या बोध गया में निरंजना या फल्गु नदी के किनारे बोधि वृक्ष के नीचे हुई थी, पीपल पेड़ के नीचे। और उनको 383 ईसा पूर्व में कुशीनगर में यानी कि 80 वर्ष की आयु में उनका महापरिनिर्वाण हो गया था, उनका देहांत हो गया था। उन्होंने मध्यम मार्ग का प्रतिपादन किया, इनके बीच का रास्ता बताया, ना तो कठिन और ना ही ज्यादा आसान। दूसरे यहाँ पर प्रमुख व्यक्ति देखने को मिलेंगे बिहार के आपको, जिनका नाम था भाई क्या, चंद्रगुप्त मौर्य, सॉरी महावीर स्वामी। महावीर स्वामी को देख लेते हैं पहले, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य को बाद में देखेंगे। तो महावीर स्वामी को देख लेते हैं। महावीर स्वामी का जन्म की अगर बात करें तो 540 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था भाई। उनका संबंध जात्रक कुल से संबंधित था। वे जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं और 12 वर्षों की कठोर तपस्या के पश्चात जराम्भिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे उन्हें महाज्ञानी केवल्य की प्राप्ति हुई और 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में उनको मोक्ष की प्राप्ति हो गई थी या देहांत उनका हो गया था। चंद्रगुप्त मौर्य की बात करते हैं। चाणक्य की सहायता से नंद वंश का समाप्त कर 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की और उन्हें प्रथम बार भारत के विशाल साम्राज्य को संगठित करने का जो है अवसर प्रदान हुआ। चाणक्य की बात करेंगे। कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी कहा जाता है इनको भाई। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु प्रधानमंत्री थे। उन्होंने राजनीतिक और प्रशासनिक विषय पर आधारित एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई? विष्णुगुप्त, चाणक्य या कौटिल्य के द्वारा की गई। अशोक की बात करते हैं। मौर्य वंश के सबसे महान शासक अशोक चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र एवं बिंदुसार के पुत्र थे। अशोक अपने शांति, सद्भाव और जन कल्याणकारी शासन के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हुए, इसलिए उनको महान कहा गया। अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया और उनके प्रचार प्रसार के लिए स्तंभ लेख, शिलालेख आदि का निर्माण करवाया। आर्यभट्ट की बात करते हैं। आर्यभट्ट गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ, खगोल शास्त्री थे। उन्होंने बीजगणित की प्रारंभिक आधारशिला रखी और उन्होंने आर्यभट्टियम एवं आर्य सिद्धांतम नामक पुस्तकों की रचना की। उन्होंने दशमलव और शून्य का भी आविष्कार किया था। किन्होंने भाई? आर्यभट्ट ने। याज्ञवल्क्य वगैरह में जानते होंगे। याज्ञवल्क्य विधेया मिथिला के राजा जनक के समकालीन थे। उन्होंने शतपथ ब्राह्मण और याज्ञवल्क्य स्मृति आदि पुस्तकों की रचना या ग्रंथों की रचना की थी। पाणिनि, पाटलिपुत्र निवासी पाणिनि ने प्रसिद्ध संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी की रचना की। और इसके बाद आते हैं जीवक। जीवक बिंबिसार के समकालीन थे। वे एक प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य यानी डॉक्टर थे। जीवक ने महात्मा बुद्ध और उज्जैन के राजा प्रदोत का उपचार किया था। तो गौतम बुद्ध का भी उपचार किया इन्होंने और प्रदोत का भी उपचार इन्होंने ही किया था, चंड प्रदोत जिनको कहा जाता था। अश्वघोष की बात करेंगे। अश्वघोष बौद्ध महाकवि और दार्शनिक थे। वे कनिष्क के समकालीन थे और उनकी प्रसिद्ध रचना थी बुद्ध चरितम। बौद्धों का रामायण इसको कहा जाता है। बाणभट्ट की बात करें। बाणभट्ट हर्षवर्धन के समकालीन थे। उन्होंने हर्षचरित और कादम्बरी की रचना की। कादम्बरी विश्व का सबसे प्राचीन उपन्यास माना जाता है। सबसे प्राचीन उपन्यास कादम्बरी को माना जाता है विश्व का भाई। हर्षचरित्र के द्वारा इसकी रचना, सॉरी, बाणभट्ट के द्वारा इसकी रचना की गई। दीपांकर श्रीज्ञान विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध आचार्य थे। इन्हें तिब्बत शासक के निमंत्रण पर तिब्बत भेजा गया था और वे बौद्ध धर्म के प्रमुख ज्ञाता भी रहे थे। दीपांकर। मंडन मिश्र की बात कर लेते हैं। मंडन मिश्र मिथिला क्षेत्र के प्रसिद्ध विद्वान और दार्शनिक थे। उन्होंने शंकराचार्य के साथ शास्त्र किया था, यानी कि शंकराचार्य के साथ में जो है शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया था। बात करेंगे मध्यकालीन भारत के या बिहार के कुछ प्रमुख जो है विद्वान व्यक्ति। मखदूम सुरफुद्दीन याहिया मनेरी। वे 14वीं सदी में बिहार के प्रसिद्ध सूफी संत थे। उन्होंने फिरदौसी संप्रदाय का बिहार में प्रचार प्रसार किया। बात करें शेरशाह सूरी की। भारत का सर्वश्रेष्ठ अफगान शासक जिसने मुगल सत्ता को समाप्त कर सूर वंश की स्थापना की और शेरशाह को उसके प्रशासनिक सुधारों के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। शेरशाह ने जन कल्याण के लिए कृषि, संचार, यातायात आदि क्षेत्र में बहुत ज्यादा सुधार किए थे। बात करें विद्यापति की। विद्यापति बिहार के दरभंगा के प्रसिद्ध श्रृंगार रस कवि थे। उनकी मैथिली और संस्कृत की रचनाएं काफी प्रसिद्ध हैं। उनकी प्रमुख संस्कृत रचनाओं में पुराण संग्रह है, विभा सागर है, गंगा काव्यावली बहुत प्रमुख है। उन्हें मैथिली कवि कोकिल
के नाम से भी जाना जाता है, विद्यापति को। गुरु गोविंद सिंह का जन्म भी बिहार में हुआ भाई। सिखों के 10वें गुरु जन्म 1666 ईस्वी पटना में हुआ। सिखों के लिए पंच ककार केस, कंघा, कड़ा, करपान और कच्छा को अनिवार्य किया और 1708 ईस्वी में नांदेड़ में एक अफगानी द्वारा उनकी हत्या कर दी गई और इन्होंने ही गुरु के पद को समाप्त कर दिया था। अब बात करेंगे आधुनिक काल के कुछ प्रमुख व्यक्ति। पीर अली, नाम सुना होगा, पटना सिटी के पुस्तक विक्रेता, जिसने पटना में 1857 की क्रांति का बिगुल फूंका। उन्होंने अंग्रेजों से संघर्ष के पश्चात उन्हें फांसी दे दी गई थी भाई। तो पीर अली का नाम बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है बिहार में 1857 की क्रांति को लेकर, जो एक पुस्तक विक्रेता थे। वीर कुंवर सिंह, इनको भी सब जानते हैं भाई, जगदीशपुर के जमींदार, जिसने 1857 की क्रांति में बिहार का नेतृत्व किया और 75 वर्ष की आयु में भी उन्होंने 1 वर्ष तक अंग्रेजों के साथ में कठिन और बहुत बेहतरीन संघर्ष किया और बिहार पर नियंत्रण बनाए रखा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष या पहले अध्यक्ष भी कहा जा सकता है। पृथक बिहार के निर्माता के रूप में इन्हें जाना जाता है और वे संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष या अस्थायी रूप से बने थे 9 जनवरी 1946 को। मौलाना मजहरुल हक की अगर बात करें तो बिहार के मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानियों में सबसे अग्रणी नेता थे उस समय के। उन्होंने असहयोग और खिलाफत आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। उन्होंने पटना में 1920 में सदाकत आश्रम की स्थापना की और गांधी जी ने उन्हें देश भूषण कहा था। तो देश भूषण के नाम से किसको जाना जाएगा? मौलाना मजहरुल हक को। बात करें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिसको देश रत्न भी कहा जाता है भाई, भारत के पहले राष्ट्रपति बने। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति, जन्म हुआ 3 दिसंबर 1884 को सिवान में जीरादेई नामक स्थान पर, और वे 1906 ईस्वी में बिहारी छात्र सम्मेलन से सक्रिय भूमिका में आए और वे चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन से भारत जोड़ो आंदोलन तक काफी सक्रिय रहे और संविधान सभा के वे स्थायी अध्यक्ष बने और फिर भारत के पहले राष्ट्रपति भी उनको निर्वाचित किया गया। हसन इमाम, पटना के निवासी हसन इमाम पेशे से बैरिस्टर यानी कि वकील थे और इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में, खिलाफत आंदोलन सक्रिय और सविनय अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया और बिहार में उन्होंने साइमन कमीशन का विरोध का नेतृत्व किया था हसन इमाम ने। भिखारी ठाकुर का जन्म 1887 ईस्वी में सारण के कुतुबपुर में हुआ था और वे भोजपुरी के लोक गायक और लोक कलाकार थे। उन्हें भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है। विदेशिया इनकी सबसे प्रसिद्ध कृति मानी जाती है भिखारी ठाकुर की। सर सुल्तान अहमद की बात करेंगे भाई, ये पटना विश्वविद्यालय के प्रथम भारतीय कुलपति थे। वे 1837 में वायसराय की कार्यकारी परिषद के सदस्य बने और 1941 ईस्वी में भारत सरकार में विधि सदस्य भी नियुक्त किए गए। कब? 1941 में। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा की बात कर लेते हैं। बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, उन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान 1921 में बिहार उड़ीसा के गवर्नर पद से इस्तीफा दे दिया था। चलिए जी, बात करें राजकुमार शुक्ल की। बेहतरीन स्थानीय नेता, बिहार के चंपारण के प्रसिद्ध किसान नेता थे। उन्होंने किसानों की दुर्दशा के प्रति कांग्रेस और गांधी जी का ध्यान खींचा था। इन्हीं के आग्रह पर चंपारण आंदोलन हुआ और चंपारण आपका सत्याग्रह किया महात्मा गांधी के द्वारा। मोहम्मद यूनुस की बात कर लेते हैं। तो मोहम्मद यूनुस जो थे 1937 के चुनाव के पश्चात बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बने और इन्होंने पद ग्रहण किया था। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, इनका जन्म 1887 ईस्वी में नवादा के खनवा में हुआ, लेकिन इनके पैतृक गांव शेखपुरा के बरबीघा था इनका पैतृक गांव। और बिहार के सक्रिय स्वतंत्रता सेनानी रहे, जो स्वतंत्र बिहार के पहले मुख्यमंत्री बने। श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है। तो बिहार केसरी किनको कहा जाता है? श्री कृष्ण सिंह को कहा जाता है। पैतृक गांव था क्या? शेखपुरा। जन्म कहां पर हुआ? नवादा के खनवा में। चलिए जी, बात करेंगे रामधारी सिंह दिनकर, हिंदी के प्रख्यात लेखक, कवि और निबंधकार। उनका जन्म 1908 ईस्वी में बेगूसराय के सिमरिया नामक गांव में हुआ। उन्हें स्वतंत्रता पूर्व विद्रोही कवि के रूप में भी जाना जाता है। आजादी के बाद स्वतंत्रता पश्चात उन्हें राष्ट्रकवि के रूप में जाना गया। तो आजादी से पहले उनको विद्रोही कवि और आजादी के बाद राष्ट्र कवि इनको कहा गया, रामधारी सिंह दिनकर को। और उनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें तो कुरुक्षेत्र, उर्वशी, हुंकार, रेणुका और रसवंती। तो याद कर लें भाई, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, हुंकार, रेणुका और रसवंती इनकी प्रमुख कृतियां या रचनाएं हैं। बात करेंगे फणीश्वर नाथ रेणु की। इनका जन्म 1921 ईस्वी में अररिया के फारबिसगंज के ओराही में हुआ। हिंदी उपन्यासकारों में उन्हें आंचलिक लेखक के रूप में जाना जाता है।
उनकी प्रमुख रचना है मेला आंचल। मेला आंचल इनकी एक प्रमुख रचना है। इसके बाद अनुग्रह नारायण सिन्हा, जन्म की बात करें तो 1887 में औरंगाबाद के पोई अवा में हुआ। उन्होंने 1917 में चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी का साथ दिया और स्वतंत्रता के पश्चात उन्होंने बिहार सरकार में मंत्री का पद संभाला। उन्हें बिहार विभूति की संज्ञा भी दी जाती है। जयप्रकाश नारायण कौन नहीं जानता, बिहार के सबसे प्रसिद्ध और लोकप्रिय नेता, जिनका जन्म 1902 ईस्वी में बिहार के सारण के सिताब दियारा गांव में हुआ। सिताब दियारा गांव में हुआ। लोक नायक के नाम से इनको जाना जाता है। जयप्रकाश नारायण का राजनीतिक जीवन सविनय अवज्ञा आंदोलन से शुरू हुआ। उन्होंने 1942 की क्रांति में विशेष रूप से भूमिका निभाई। उन्होंने आजाद दस्ता का गठन किया और स्वतंत्रता पश्चात 1975 में उन्होंने संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किया और 1965 ईस्वी में उन्हें मैग्सेसे पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। जयप्रकाश नारायण को बात करेंगे। स्वामी सहजानंद सरस्वती, किसानों के बहुत प्रमुख नेता उस समय के, इनके बारे में देख लेते हैं। स्वामी सहजानंद सरस्वती को भारत के किसान आंदोलन का जनक माना जाता है। उन्होंने सन्यासी जीवन व्यतीत करते हुए किसानों के अधिकारों के लिए संगठन का नेतृत्व किया और 1929 ईस्वी में उन्होंने बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया। उन्होंने 1936 ईस्वी में भारतीय किसान सभा की स्थापना की और उन्होंने हुंकार पत्रिका में अपना विचार प्रस्तुत किया था। कर्पूरी ठाकुर, जिनको अभी 2024 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। इनका जन्म 1924 ईस्वी में बिहार के समस्तीपुर में हुआ। उन्हें गरीबों का मसीहा कहा जाता है। भाई कर्पूरी ठाकुर को गरीबों का मसीहा के रूप में जाना जाता है। स्वतंत्रता पश्चात वे बिहार के दूसरे उप मुख्यमंत्री बने और बाद में 1970 में बिहार के मुख्यमंत्री भी रहे। तो 2 बार ये मुख्यमंत्री बने थे भाई। इसके बाद बात करेंगे राहुल संस्कृतायन। वे हिंदी के प्रमुख साहित्यकार थे। इनका मूल नाम था केदारनाथ पांडे। जन्म हुआ 1893 में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में। उनके ज्ञान भंडार के लिए उन्हें महापंडित की उपाधि प्रदान की गई और उन्होंने बिहार में किसान आंदोलन को प्रमुखता से भाग लिया। उन्होंने सीवान के अंबारी या अन्नवारी सत्याग्रह का नेतृत्व भी किया था। खान बहादुर खुदाबख्श खान, खान बहादुर खुदाबख्श खान, जन्म हुआ 1842 में सीवान के उखई में। उन्होंने पटना के प्रसिद्ध खुदाबख्श लाइब्रेरी की स्थापना की और स्वतंत्रता के बाद इसे राष्ट्रीय धरोहर मानते हुए 1969 ईस्वी में संसद द्वारा पारित प्रस्ताव के तहत इसका नियंत्रण भारत सरकार द्वारा किया जाने लगा। रामवृक्ष बेनीपुरी की बात करें तो इसका जन्म 1899 ईस्वी में मुजफ्फरपुर के बेनीपुर गांव में हुआ था। बेनीपुरी के नाम पर इनको रामवृक्ष बेनीपुरी कहा गया। इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से भूमिका निभाई और जेल में भी गए। उन्होंने युवक नामक समाचार पत्र का संपादन किया। उनकी प्रमुख रचना थी माटी की मूर्तें, चिता के फूल, संघमित्रा, तथागत। ये कुछ इनकी प्रसिद्ध पुस्तकें थी या कृतियां थी या रचनाएं थी। नागार्जुन की बात करेंगे। इनका वास्तविक नाम था वेदनाथ मिश्र। जन्म हुआ 1911 ईस्वी में मधुबनी के सतलखा गांव में इनका जन्म हुआ था। नागार्जुन ने हिंदी, मैथिली, संस्कृत और बांग्ला में अपनी मौलिक रचनाएं लिखी। उनकी प्रसिद्ध रचनाओं की बात करें तो युगधारा, प्यासी पथराइन, आंखें, बलचनमा, सतरंगे पंखों वाली और तालाब की मछलियां बहुत प्रसिद्ध हुई। बिस्मिल्लाह खां को कौन नहीं जानता दोस्तों। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म 1916 ईस्वी में बक्सर के डुमराव गांव में हुआ था। वे शहनाई वादक के रूप में विश्व प्रसिद्ध थे और उन्होंने प्रथम स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1947 पर लाल किले में शहनाई वादन किया था। 2001 में उन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। तो ये थे भाई बिहार की कुछ प्रमुख व्यक्तित्व। बिहार के कुछ प्रमुख व्यक्ति भी हम लोग देख चुके हैं। इसके बाद बिहार विशेष विविध को भी हम लोग अभी देखने वाले हैं। 10वां टॉपिक है और शायद अंतिम टॉपिक ये रहेगा आपका बिहार की जीके में। भाई चलो इसको भी देख लेते हैं, फटाफट इसको भी कर लेते हैं जी समाप्त, क्योंकि ये ज्यादा बड़ा नहीं है। कुछ प्रमुख व्यक्ति हैं, उनके नाम देखने हैं और उनके द्वारा क्या कुछ काम किया गया, क्या उनको उपाधियां प्रदान की गई। तो विश्व का प्रथम लोकतांत्रिक गणराज्य किसको कहा जाता है? लिच्छवी को माना जाता है भाई, जो आपको कहां पर है? बिहार के वैशाली में। विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय को माना जाता है और विश्व का प्रथम वैभवशाली नगर पटना को माना जाता है। विश्व का प्रथम खगोल वैज्ञानिक नहीं, भूगोल का वैज्ञानिक, अर्थशास्त्र आर्यभट्ट को माना जाता है भाई। और भारत के प्रथम राष्ट्रपति की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये बिहार से थे। भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बने। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार से ही रहे।
और ब्रिटिश शासन में प्रथम भारतीय राज्यपाल सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा भी आपकी बिहार से थे। ब्रिटिश शासन में बिहार के प्रथम राज्यपाल सर जेम्स शिफ्टन 1935 में बने। स्वतंत्र बिहार के प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलतराम 1947 में बने। ब्रिटिश शासन में बिहार के पहले मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस रहे, जो 1937 में बने। स्वतंत्र बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण बने और बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री। इन सब के बारे में हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। बात करें बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद सिन्हा। बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर। बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी लालू प्रसाद यादव जी की पत्नी है। पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एडवर्ड मेनार्ड डेस जिम्पस के मेयर थे। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 3 फरवरी 1916 में हुई। पटना उच्च न्यायालय के प्रथम भारतीय न्यायाधीश सर सैयद फजल अली को बनाया गया था। सर सैयद फजल अली को बनाया गया। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम बिहारी मुख्य न्यायाधीश, यानी कि बिहार का पहला व्यक्ति जो सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश बना, भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा। विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष राम दयालु सिंह बने और विधान परिषद के प्रथम सभापति राजीव रंजन प्रसाद को नियुक्त किया गया। बिहार के प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति थे रामधारी सिंह दिनकर। और बिहार के व्यक्ति जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया, एक बार उनको भी देख लेते हैं भाई। कई व्यक्ति रहे जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। जैसे सबसे पहले नाम आएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1962 में, डॉक्टर जाकिर हुसैन 1963 में, जयप्रकाश नारायण 1999, बिस्मिल्लाह खां 2001। इसके अलावा कर्पूरी ठाकुर को भी जोड़ सकते हैं भाई आप 2024। कर्पूरी ठाकुर 2024 में इनको दिया गया। बिहार के प्रथम अशोक चक्र प्राप्त करने वाले व्यक्ति रणधीर वर्मा थे। बिहार के प्रथम हिंदी समाचार पत्र की बात करें तो बिहार बंधु 1874 में प्रकाशित हुआ। बिहार का प्रथम अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र दी बिहार हेराल्ड 1875 में प्रकाशित हुआ। बिहार का प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र सर्वहितैषी था। बिहार का प्रथम अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र दी सर्च लाइट 1918 में प्रकाशित हुआ। बिहार का प्रथम उर्दू समाचार पत्र नूर उल अनवर 1876। बिहार के प्रथम हिंदी छापाखाना बिहार बंधु प्रेस के नाम से इसको जाना गया। और बिहार की प्रथम नगर पालिका की बात करें तो आरा थी भाई। क्या थी भाई? आरा। बिहार आने वाले प्रथम अंग्रेज यात्री रोल्फ फिंच थे। और बिहार की सबसे बड़ी नदी की अगर बात करें तो गंगा नदी है। और बिहार का सबसे बड़ा नगर देखा जाए तो पटना हो जाएगा। बिहार का सबसे बड़ा हवाई अड्डा जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा पटना में है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। दूसरा गया में है। बिहार का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन पटना जंक्शन है। बिहार का सबसे बड़ा प्लेटफार्म सोनपुर है। बिहार का सबसे बड़ा सड़क पुल महात्मा गांधी सेतु गंगा नदी पर है। बिहार का सबसे बड़ा मेला हरिहर नाथ मेला, जिसको सोनपुर मेला के नाम से भी जाना जाता है, जो पशुओं का मेला है। बिहार के प्रथम सिंचाई परियोजना की बात करें, सॉरी, बिहार में प्रथम तेल शोधन कारखाना बरौनी रिफाइनरी है। बिहार में प्रथम सिंचाई परियोजना सोन बहुउद्देश्य परियोजना है। और बिहार की प्रथम तारामंडल इंदिरा गांधी तारामंडल पटना में बनाया गया। आधुनिक बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय 1917 में। बिहार का प्रथम खुला विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय है। और बिहार का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय मगध विश्वविद्यालय है भाई, मगध विश्वविद्यालय। बिहार का प्रथम कॉलेज की बात करें तो पटना कॉलेज है, 9 जनवरी 1863 में से स्थापित किया गया था। बिहार में सबसे गर्म जिला गया है और सबसे ठंडा जिला भी गया ही है, तो दोनों सबसे गर्म और ठंडे यही है। बिहार में सबसे अधिक वर्षा वाला जिला किशनगंज है। सबसे कम जो वर्षा होती है वो औरंगाबाद में होती है। ये सब कुछ पढ़ चुके हैं। बिहार का सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण है क्षेत्रफल में, और सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल में शिवहर है भाई, शिवहर है। तो ये थी भाई आपकी बिहार की जीके है जी। तो ये मैराथन आपकी क्लास थी। आगे कुछ बिहार के जो हैं, जो आपके क्वेश्चन आए हैं वे आपके दिए गए हैं, तो इन्हें बिहार की जीके में शामिल नहीं किया जा सकता वैसे, ठीक है। तो कुल मिलाकर मैं बिहार की जीके आपकी कंप्लीट करा चुका हूं। तो फिलहाल बिहार की जो आपकी जीके थी वो हम लोग उसको कंप्लीट कर चुके हैं। तो ये मैराथन क्लास कैसी लगी आपको, इसके बारे में जरूर बताएं। और यदि आप लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें भाई, और वीडियो को लाइक तथा शेयर भी जरूर कर दिया करो, ठीक है। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करो। तो लगभग ये मान लो कि 6.5 घंटे के आसपास ये मैराथन क्लास आपकी हो चुकी है, ठीक है। तो जिसमें आपका कंप्लीट बिहार मैंने आपको करा दिया है। तो इसको देखो बढ़िया तरीके से, ठीक है, पढ़ो, 2-3 बार पढ़ लो भाई इसको, और एग्जाम दे के आओ, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन तुम लोगों के यहाँ से फंसने की संभावना रहेगी, क्योंकि प्रत्येक वर्ष इस बुक से जो है अनेक क्वेश्चन आपको देखने को एग्जाम में मिलते हैं। चलिए भाई, यहीं पे करूंगा आज की क्लास को समाप्त। नमस्कार।